नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बंगाल राज्य के बारे में पढ़े थे, ठीक है। बंगाल राज्य यानी कि बंगाल राज्य यह एक ऐसा राज्य था जो कि मुगलों के प्रति निष्ठा रखता था, मुगलों के साथ साझा करता था। तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि अंग्रेज आते हैं और बंगाल के नवाबों को किस तरह से हराते हैं और अपना शासन वहाँ पर स्थापित करते हैं, ठीक है। तो बंगाल में हम लोग सबसे मतलब कि देखेंगे तो बंगाल में हम लोग पढ़े थे एक बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध पढ़े थे जो कि 1766 में होता है। और यह जो बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जब बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल वंश के शासक जो कि दिल्ली में बैठे थे, तो वो तीनों सेना जब मिलकर अंग्रेज के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तो अंग्रेज ने इनको पूरी तरह से हरा दिया था। जिसके हारने के बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हो जाती है। और इलाहाबाद की संधि हो जाती है जिसमें मुगल शासक थे जो कि अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। और वहाँ से बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की भी छूट दी जाती है। वहाँ पर अंग्रेजों को अपना सिक्का भी डाल सकते थे। तो यानी कि बक्सर का युद्ध जो था अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था। और इस तरह से अंग्रेज जो है भारत के मतलब कि उत्तर भारत में अपना स्थापित कर चुके थे, यानी कि वहाँ पर खुले व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज एक ऐसे राज्य जो कि मुगल वंश से पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो कि कौन सा है? मैसूर राज्य, ठीक है। अब ये मैसूर राज्य जो है मुगल वंश से बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें मुगल वंश का कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैसूर राज्य का अगर उद्भव की बात करें तो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे विजयनगर, ठीक है। विजयनगर नामक साम्राज्य एक रहा था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में एक तालीकोट जो कि इंपोर्टेंट युद्ध होता है। जब तालीकोट का युद्ध होता है तो इस तालीकोट के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य है जो कि बिखर जाता है। और बिखरने के बाद कुछ समय बाद नए नए छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होता है, जिसमें यह एक मैसूर राज्य भी सामने आता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैसूर राज्य सामने आता है तो इसमें अगर बात करें तो इसमें बोड़ेयार कौन? अब बोड़ेयार वंश का शासन स्थापित होता है। और इसी बोड़ेयार वंश का अंतिम राजा कौन है? चीका कृष्ण राज सेकंड, ठीक है। तब देखिए, जब बोड़ेयार वंश का अंतिम शासक चीका कृष्ण राज सेकंड है, तो इसके दो मतलब कि दो मंत्री कौन? नंदराज और देवराज। नंदराज और सेकंड कौन है? देवराज। यानी चीका कृष्ण राज सेकंड का जो वास्तविक यानी कि जो भी पावर था इन दो भाइयों के हाथों में था, नंदराज और देवराज। अब देखिए, अब इन्हीं बोड़ेयार वंश के चीका कृष्ण राज में ही एक सेना अधिकारी रहता था। कौन? उनका क्या नाम है? फतेह मोहम्मद। यह फतेह मोहम्मद कौन है? यह फतेह मोहम्मद जो है हैदर अली के पिता है, जो कि फतेह मोहम्मद क्या है? सैन्य अधिकारी है। यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि हैदर अली का जो हैदर अली जो है मैसूर राज्य में किस तरह से आते हैं और किस तरह से अपना शासन प्रशासन यह स्थापित करते हैं। देखिए, अब फतेह मोहम्मद जो है सैन्य अधिकारी है, ठीक है। तो इनके आधार पर यानी कि फतेह मोहम्मद के आधार पर कुछ समय बाद हैदर अली जो है, यानी जब फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो हैदर अली को सैनिक बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बोड़ेयार वंश में यह एक सैनिक के तौर पर है कौन? हैदर अली। अब देखिए, जब हैदर अली सैनिक बनते हैं तो अपने बुद्धि से, अपने संघर्ष से, अपने युद्ध से जो है 1749 तक आते जाते हैं ये भी सेना के क्या हो जाते हैं? अधिकारी हो जाते हैं। और इस तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए
1755 में नंद राज के द्वारा हैदर अली को फौजदारी सौंप दी जाती है। यानी कि 1755 तक आते आते हैदर अली जो है वड़ियार वंश का यानी कि चिकर कृष्ण राज का फौजदारी बन जाते हैं। ये कहाँ का फौजदारी है? डिंडीगुल की, यानी कि मद्रास के अंदर डिंडीगुल जगह है जो कि वहाँ का फौजदारी बन जाते हैं। अब देखिए, अब जैसे डिंडीगुल यानी कि हैदर अली जैसे ही डिंडीगुल जाते हैं तो होता है कि मैसूर राज्य में यानी कि मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में यानी कि श्रीरंगपट्टनम में वहाँ पर राजा बनने के लिए अनिश्चितता पैदा हो जाती है कि वहाँ पर आपस में संघर्ष होने लगते हैं कि अब यहाँ का शासन कौन करेगा। तो इसी का फायदा उठाते हुए यानी कि ये जो हैदर अली है डिंडीगुल से ये हैदर अली जो है कहाँ आ जाते हैं? श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में आते हैं ये दो भाई जो कि चिका कृष्ण राज का मतलब कि सेकंड हैंड है यानी कि जो भी शासन प्रशासन है इनके हाथ में है। तो श्रीरंगपट्टनम में आते ही हैदर अली जो है नंदराज और देवराज को क्या होता है? इन्हें सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है। यानी कि नंदराज और देवराज बाध्य हो जाते हैं और वास्तविक सत्ता जो है 1761 आते आते हैं मैसूर राज्य के जो भी शक्ति है जो भी शासन प्रशासन है कहाँ आ जाता है? हैदर अली के हाथ में। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग मैसूर राज्य के बारे में ये देखें कि हैदर अली किस तरह से मैसूर राज्य में आता है, किस तरह से अपना शासन प्रशासन करता है, वो इसका मैसूर राज्य में इसका संघर्ष क्या है। तो हम यहाँ तक हैदर अली के बारे में जाने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हैदर अली के और अंग्रेजों के संघर्ष यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि आपका 1768 से 69 तक चलता है। अब यह युद्ध होने का अगर रीजन देखा जाए तो सबसे पहला अगर रीजन देखा जाए तो रीजन ये होगा कि जब हैदर अली अपने मैसूर राज्य में जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं यह सही नहीं लगा, उनके लिए मतलब कि खतरनाक साबित हो गया। तो अंग्रेज इसको काउंटर करने के लिए इनको हैदर अली को काउंटर करने के लिए अंग्रेज जो है हैदराबाद के निजाम के साथ संधि का प्रस्ताव पेश करता है और संधि में यह प्रस्ताव होता है कि हम आपको संरक्षण प्रदान करेंगे किससे? हैदर अली से। यानी कि जिस तरह से हैदर अली अपने साम्राज्य को लेकर विस्तार कर रहा था तो उस समय निजाम के लिए यह खतरनाक था, यानी कि निजाम के लिए भी यह खतरनाक साबित के रूप मतलब खतरनाक के रूप में देख रहे थे। तो अंग्रेज जो होता है अंग्रेज इन्हीं का फायदा उठाकर अंग्रेज जो है हैदराबाद के निजाम से जाता है और संधि का प्रस्ताव होता है और प्रस्ताव में बोलता है कि हम आपका हैदर अली से सुरक्षित प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे ही यह खबर हैदर अली को मिलती है तो यह चुप नहीं बैठा। और चुप नहीं बैठने का रीजन यह है कि अंग्रेज जो है अपनी कूटनीति से बंगाल भी जीत लिए, कर्नाटक का युद्ध भी हो गया और इसको देखते हुए हैदर अली जो है इन सबको देखते हुए हैदर अली जो है अंग्रेजों को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों को हराने के लिए सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ संधि किया और साथ साथ देखेंगे तो मराठा के साथ भी संधि किया और प्लस में ये हैदर अली, ये तीनों जो है एक साथ मिल गए। अब देखिए अब ये जो मराठा है यानी कि यही मराठा जो है आपका 1766 तक मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन हैदर अली जो है अंग्रेज को हराने के लिए इन
निजाम से और मराठा से संधि कर लेते हैं, और संधि करने के बाद ये तीनों सेना संघर्ष करते हैं किससे? अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं। और यह युद्ध कहाँ होता है? तिरुवत्तमलई, जो कि 1767 में स्थापित है, जो कि 1767 में यह युद्ध होता है। इसी युद्ध में जैसे अब यह युद्ध होता है, तो इसी युद्ध में तिरुवत्तमलई के युद्ध में जो है ये सेना, इनकी जो सेना है ये हार जाती है। यानी कि ये जो ये निजाम, मराठा और हैदर अली की सेना जो है हार जाती है, और हारने जैसे ही हारती है तो ये निजाम जो है भागकर कहाँ चला जाता है? यानी कि फिर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। जब ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है तो हैदर अली के यह इस मतलब निजाम का अंग्रेजों के साथ मिलना हैदर अली के लिए यह एक धोखा के रूप में देखे, यानी कि निजाम जो है हैदर अली के साथ धोखा किया। और इसका और कहीं ना कहीं हैदर अली जो है इसके मतलब कि युद्ध का बहाना प्रकट रहा, और अगले साल नहीं यानी कुछ समय बाद हैदर अली जो है मंगलोर पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली जो है मंगलोर पर आक्रमण कर दिया। अब ये मंगलोर क्या है? ये मंगलोर जो है अंग्रेजों का सैनिक प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि यहाँ पर सैनिकों का ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब ये मंगलोर पर आक्रमण करके इनके जो बेड़े हैं यहाँ से तबाह कर देता है, लास्ट में अंग्रेज जो है मद्रास तक सीमित होने पर मजबूर हो जाता है। मद्रास तक सीमित होने पर मजबूर हो जाता है, और फाइनली अगर होता है मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि होती है आपकी 1679 में। और इस संधि में क्या क्या होता है? तो पहले युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ उस खर्चे का हर्जाना भर जाएगी, ठीक है, हारने वाली पार्टी। सेकंड ये हुआ कि जो जिसका क्षेत्र है वो उसको वापस दे दिया जाए। और थर्ड ये हुआ कि विपत्ति में, यानी कि जब अंग्रेज हो या हैदर अली हो, इन दोनों में से किसी पे भी विपत्ति आएगी, यानी कि संकट आएगा, तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि एक दूसरे का मदद। और यही जो मदद है सेकेंड आंग्ल युद्ध का रीजन बनता है, क्योंकि जब मराठा जो है मतलब कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब मराठा मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं तो अंग्रेज मदद नहीं करते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1780 से 84 तक चलता है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का रीजन क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1771 के आसपास 1771 के आसपास जो है मराठा साम्राज्य जो है सिंधिया और भोसले कहां पर आक्रमण करते हैं? मैसूर पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो जब मैसूर पर आक्रमण करते हैं तो हैदर अली और अंग्रेज के साथ मद्रास के संधि में यह भी शर्त रखी गई थी कि जब भी किसी एक दूसरे पर संकट आएगा तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जब मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज जो है सहायता नहीं किया, नजरअंदाज कर दिया अंग्रेज इस आक्रमण को, ठीक है। तो जब नजरअंदाज यानी कि जैसे मतलब अंग्रेज जो है इस आक्रमण को इग्नोर कर दिया तो हैदर अली के लिए कहीं ना कहीं धोखे के रूप में लिए। जब हैदर अली इस नजरअंदाज को अंग्रेज की तरफ से जो नजरअंदाज किया गया था, हैदर अली इसको धोखे के रूप में लिए। अब देखिए अब सेकंड चीज में अगर कहेंगे तो बम्बई प्रेसिडेंसी जो है ये बम्बई प्रेसिडेंसी का विरोध कर रहे हैं कौन? मराठा और निजाम, ठीक है, ये हुआ। और थर्ड देखेंगे तो थर्ड में ये होगा कि जब मतलब कि अंग्रेज जो है माहे पर आक्रमण किया,
और माहे क्या है, तो मैसूर राज्य के अंदर फ्रांसीसी सैनिक बेड़ा है, सैनिक की जगह, यानी कि वहां पर फ्रांसीसी सैनिक रहते थे। यानी कि मैसूर के अंदर माहे पर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण करना हैदर अली के लिए यह मतलब कि कतई सही नहीं था। ठीक है, तो मेन रीजन यहाँ से बनती है। तो हैदर अली जो है मराठा और निजाम के साथ, जो कि बंबई प्रेसिडेंसी का विरोध कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या त्रिकूट संधि स्थापित किया, यानी कि त्रिकूट संधि बना लिया। ठीक है, अब ये त्रिकूट संधि बना लिया, त्रिकूट संधि में आपके आ जाएंगे कौन, निजाम, मराठा जो कि बंबई प्रेसिडेंसी का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद हैदर अली। अब ये तीनों जो है अपनी सेना के साथ अंग्रेज अधिकारी कौन है, जनरल बेली, अंग्रेज अधिकारी कौन है, जनरल बेली के साथ युद्ध करते हैं। यह युद्ध जो होता है कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक में 1780 के आसपास होता है। जब यह युद्ध कर्नाटक में होता है, तो कर्नाटक के युद्ध में यानी कि जनरल बेली को, यानी कि अंग्रेज अधिकारी जनरल बेली को पूरी तरह से यह सेना जो है हरा देती है, और इस तरह से हैदर अली जो है कहां पर, अर्काट पर अधिकार जमा लेता है। जब अर्काट क्षेत्र पर अधिकार जमा लेता है, तो यह खबर किसको पहुंचती है, वारेन हेस्टिंग्टन को। अभी वारेन हेस्टिंग्टन जो है भारत का गवर्नर बनकर आया। ठीक है, तब जब ये वारेन हेस्टिंग्टन जो है अपने कूटनीति के, यानी कि अपने कूटनीति से किसको, निजाम को और मराठा को हैदर अली से क्या हुआ, अलग कर लिया, यानी कि कूटनीति अपनाए, और कूटनीति में निजाम को गुड्डू क्षेत्र देने का वादा किया। इसी तरह से मराठा को भी अपने में, मतलब कि इस तरह से मराठा को भी अपने में मिला लिया, और हैदर अली को पूरी तरह, मतलब कि हैदर अली को बिल्कुल अकेले कर दिया। ठीक है, तो जब यानी कि जब हैदर अली अकेले हो जाता है, तो फिर युद्ध होता है आपका 1780 में ही एक युद्ध होता है, जो कि अब कौन है, हैदर अली मैसूर की तरफ से, और अंग्रेज की तरफ से कौन है, आयरकुट। ये फिर युद्ध होता है आपका 1780 में, जो कि आयरकुट जो है हैदर अली को पूरी तरह से हरा देता है पोटा नार्वे जगह पे। ठीक है, अब पोटा नार्वे जगह पे हराने के बाद आयरकुट जो है, यानी कि अब जब आयरकुट हैदर अली को हरा देते हैं, तो हैदर अली यहाँ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर 2 साल के बाद, यानी कि 1882 में हैदर अली जो है, फिर हैदर अली जो है आयरकुट पर आक्रमण करता है, और आयरकुट पर आक्रमण करके जीत हासिल कर लेता है। जीत हासिल कर लेता है, और जीत हासिल करने के बाद आपकी एक संधि होती है, कौन सी संधि, जो कि मंगलोर की संधि होती है। और इस मंगलोर की संधि होने के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और इसी युद्ध को बनाए रखने के, यानी कि इस युद्ध को मतलब आगे बनाए रखने के लिए हैदर अली का एक बेटा मतलब रहता है, जिसका नाम क्या है, हम लोग पढ़ते हैं टीपू सुल्तान। यानी कि ये जो टीपू सुल्तान है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अपना मैसूर की तरफ से नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो ये है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मैसूर की तरफ से कौन, टीपू सुल्तान नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देखते हैं क्या क्या है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है,
यानी कि यह जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1790 से 1792 तक चलता है, ठीक है। इस युद्ध का अगर यह देखा जाए तो सबसे पहले इसमें भी अंग्रेज जो है एक पत्र के माध्यम से हैदराबाद के निजाम को उकसाते हैं और बोलते हैं पत्र में कि एक बार फिर से टीपू सुल्तान पर यानी कि मैसूर पर आक्रमण करने की नीति अपनाई जाए। और यही पत्र व्यवहार जो है टीपू सुल्तान को कानून यानी टीपू सुल्तान को मिलती है, तो यह टीपू सुल्तान के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। तो जिसके कारण जो है यानी कि अब 1788 में पत्र लिखा गया, ठीक है। और 1789 में टीपू सुल्तान जो है आक्रमण कर दिया। जैसे ही इस पत्र का खबर सुनता है तो टीपू सुल्तान 1798 में आक्रमण कर देता है। और यह आक्रमण कहां करता है? त्रावणकोर पर। त्रावणकोर के ये जो त्रावणकोर के राजा है अंग्रेजों के मित्र है। तो जब ये त्रावणकोर के राजा को आक्रमण करता है तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इस चीज से मतलब कि नाखुश हुए और अंग्रेज भी इससे संघर्ष करने के लिए उतावले हो गए, यानी कि संघर्ष होते गए, ठीक है। तो यही जो मतलब कि रीजन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन बनता है, ठीक है। तब ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में चलता है। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 3 चरण देखते हैं, जिसमें आपका यानी कि अगर पहला देखा जाए, अगर हम लोग पहला देखें तो सबसे पहले आता है कौन? जनरल विंडो, ठीक है। ये जो जनरल विंडो होते हैं यह पहले युद्ध में यानी कि जब जनरल विंडो टीपू सुल्तान के साथ आक्रमण करने के लिए आते हैं तो जनरल विंडो की हार मिलते हैं, यानी कि यह हार जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में। तो यह जो सेकंड होते हैं ये होते हैं आपके कौन? कार्नवालिस। अब ये जो कार्नवालिस है यह 1790 में आता है, ठीक है। और यह 1790 में आने के बाद यह टीपू सुल्तान पर आक्रमण करता है। और टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने के बाद लगभग 1791 तक कहां? यह बेलोर और अम्बुर यानी कि श्रीरंगपट्टनम के पास ही ये क्षेत्र है जो कि बेलोर और अम्बुर तक ये पहुंच जाता है। और यहाँ तक कि श्रीरंगपट्टनम से मतलब थोड़ा ही दूर पीछे रहता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जैसे कि वर्षा ऋतु के कारण जो है बेलोर और अम्बुर जीतने के बाद ये पीछे हो जाता है, ठीक है। जब 1791 तक यानी कि बेलोर और अम्बुर जीतने के बाद वर्षा ऋतु के कारण ये जो कार्नवालिस है पीछे हट जाता है। और पीछे हटने के बाद ये मतलब कि अस्थायी रूप से हो जाता है, पीछे चला जाता है। लेकिन अगले साल ही यानी कि मतलब कि जैसे ही वर्षा खत्म होती है तो टीपू सुल्तान जो है आक्रमण करता है। टीपू सुल्तान आक्रमण करता है कहां पर? कोयम्बटूर पर। जब ये टीपू सुल्तान कोयम्बटूर पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज जो है भारी मात्रा में यानी कि आक्रमण करता है तो अंग्रेज जो है भारी मात्रा में यानी कि ये जो थर्ड रीजन है तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आ जाता है आपके मिंडो जो अपने सेना के साथ आ जाता है, प्लस में इसमें आ जाता है कौन? कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस के बाद कौन आ जाता है? मिंडो आ जाते हैं, कार्नवालिस आ जाते हैं, उसके बाद सोर्ट आ जाते हैं, उसके बाद मैक्सवेल आ जाते हैं, उसके बाद हंटर जैसे ये सब जो भी अधिकारी हैं ये अपनी सेना के साथ टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर टीपू सुल्तान को बुरी तरह से हराते हैं। और टीपू सुल्तान 1792 में श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान जो है 1792 श्रीरंगपट्टनम पर संधि करने के लिए मतलब कि संधि करने के लिए विवश हो जाता है, ठीक है। और इसे जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तो इसी संधि में क्या क्या होता है? पहला कि युद्ध का हर्जाना यानी कि ब्रिटिश की जो भी युद्ध का खर्च होगा वो कौन? सरकार मैसूर राज्य देगा। और मैसूर राज्य का जितना भी धन है उसका आधा हिस्सा ब्रिटिश ले लेंगे, ठीक है। और इसी युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान का बेटा
टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक बनाया गया। यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के बेटे को अंग्रेज के द्वारा बंधक बनाया गया। और यही बंधक जो मतलब बेटे को बंधक बनाते हैं, तो यही जो कारण है जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन बनता है, यानी कारण बनता है। तो हम बात करेंगे अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए अब बात करते हैं हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह 1799 में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने का अगर रीजन देखा जाए तो सबसे पहले रीजन यह है कि जो श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था, तो उसमें टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बनाया गया था। ठीक है, तो यही जो शर्त है, यानी कि टीपू सुल्तान को अपमानजनक लगी और यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन बनता है। तो देखिए अब टीपू सुल्तान जो है, इनके पास लड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत सब कुछ लगभग हाथ चुके थे। ये क्या करते हैं कि अब विदेशी शासकों से सहायता मांगने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका अरब के शासक आ जाएंगे, ठीक है, इंडोनेशिया के शासक आ जाएंगे, कुस्तुनिया के शासक आ जाएंगे। यही भारत में स्थित फ्रांस की सेना जो है उनसे भी मदद मांगती है। फाइनली अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान जो है अपने छोटे टुकड़ों में बटी सैनिकों को इकट्ठा करता है और प्रशिक्षित करके मतलब कि ट्रेनिंग देकर अंग्रेजों के साथ युद्ध करता है। लेकिन यह युद्ध जो है फाइनली हार जाता है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज के साथ कौन कौन है? अंग्रेज के साथ मराठा भी है, निजाम भी है हैदराबाद के। और ये जो इन लोगों का जो वादा हुआ है कि मैसूर जीतने के बाद जो भी मतलब मैसूर राज्य का राजस्व होगा, जो भी धन होगा, उसको आपस में बांट लिया जाएगा। ये हो गया। और साथ में अंग्रेज की तरफ से देखा जाए तो अंग्रेज की तरफ से अंग्रेज में आपका ऑर्थर है, वेलेस्ली है और हैरिस है तो ये यानी कि ऑर्थर, वेलेस्ली, हैरिस, मराठा और निजाम अपने सेना के साथ टीपू सुल्तान को मतलब कि टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष करते हैं। और यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है बुरी तरह से हार जाता है और टीपू सुल्तान जो है बुरी तरह से हार जाता है।